गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, बीएनएसएस या सीआरपीसी दोनों में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एफआईआर और कंप्लेंट। देखो, एफआईआर और कंप्लेंट इन दोनों में कई बार डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी आता है और कई बार 2 से 3 नंबर में हमसे पूछा भी जाता है कि बताओ एफआईआर क्या होती है या कंप्लेंट क्या होती है। तब हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बतानी होती है, जैसे इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, प्लस इसमें एफआईआर या कंप्लेंट कौन दर्ज कर सकता है, इनके केस लॉज क्या है और इनका क्या मतलब है, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर राइटिंग में लिखना होता है। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आज मैं आपके सामने एक सेशन लेके आई हूँ जिसमें एफआईआर और कंप्लेंट दोनों को इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए प्लस आपको बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंसेस जो है आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बताया है मैंने एफआईआर वर्सेस कंप्लेंट। देखो, एफआईआर की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे अपने बोलते हैं। देखो, इसी की तरह मैंने जब आपको जो अपना 399 का न्याय यात्रा बैच चल रहा है यूट्यूब पे, वहां पर जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस सब्जेक्ट चल रहा है, वहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट, कि जब किसी फीमेल के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तब जो रिपोर्ट पेश की जाती है, रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसे कहा जाता है DIR, घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट जिसे अपने बोलते हैं। लेकिन अदर कोई जनरल ऑफेंस बीएनएस में होता है, तो बीएनएस में जब अपराध की इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसे अपने कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या हिंदी में अपने इसे कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको सीआरपीसी के सेक्शंस को साथ साथ बताते हुए बीएनएसएस के भी सेक्शंस बताऊंगी। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका मतलब होता है कि जब अपराध हुआ, अपराध होने के जस्ट बाद जो आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, पहली इंफॉर्मेशन दी अपराध की, उसे कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। की घटना हुई, घटना होने के जस्ट बाद आपने पुलिस को सारी बातें बताई, रिपोर्ट लिखवाई, तो वो हो गया एफआईआर। देखो, जनरली क्या होता है, एफआईआर जो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में दी जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि चाहे सीआरपीसी का सेक्शन 154 या बीएनएसएस का सेक्शन 173 पढ़ो, जो कि एफआईआर के बारे में बताता है, उसमें लिखा है संज्ञेय मामलों में सूचना, संज्ञेय मामलों में सूचना। तो जनरली अब जनरल रूल हम ये कह सकते हैं कि जो एफआईआर होती है वो कॉग्निजेबल मैटर में होती है। अब देखो, सीआरपीसी का सेक्शन हुआ 154, बीएनएसएस का सेक्शन हुआ 173। अब मैं आपको एक माइनर डिफरेंस इसमें बताने वाली हूँ कि वहां पर एफआईआर का मतलब क्या बताया है और यहाँ पर बीएनएसएस में 173 में क्या माइनर चेंजेस किए गए हैं। उससे पहले कुछ बात सुनते हैं कि अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे कि एफआईआर एक पहली सूचना है जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को दी जाती है या संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को दी जाती है। अब ये संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारा 2 नंबर का मेंस की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर होती है कि वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। आपको गिरफ्तार करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपने कोई ऐसा असंज्ञेय अपराध किया है तो असंज्ञेय अपराध में पुलिस को पहले जाके मजिस्ट्रेट से आपके लिए वारंट लेना पड़ेगा, तभी वो आपको अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो ये तो वो संज्ञेय और असंज्ञेय मामला। अब जब हमने 154 या 173 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है संज्ञेय मामलों में इत्तेला। अब देखो क्या कहा, एफआईआर मींस क्या होता है कि ऐसी सूचना जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को दी जाती है, जिसे पुलिस क्या करता है, लिखित रूप में दर्ज करता है
और जिसके आधार पर क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। देखो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है तब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस यहाँ पे क्या कर सकती है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है, डायरेक्ट यहाँ पे अन्वेषण भी स्टार्ट कर सकती है। तो एफआईआर के लिए एसेंशियल चीजें क्या क्या है, पहला होना चाहिए कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, दूसरा पुलिस ऑफिसर को सूचना होनी चाहिए इस बारे में, तीसरा रिटन फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर हम बीएनएसएस पढ़ते हैं तो बीएनएसएस कहता है कि भाई अगर आपको अपराधों की इंफॉर्मेशन देनी है तो आप ओरल तरीके से फोन पर भी दे सकते हो, टेलीफोन पर भी दे सकते हो, मोबाइल फोन पर भी दे सकते हो, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन देते हो उसके 3 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने फोन पर दी है उस पे आपको सिग्नेचर करने कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे बीएनएसएस में नहीं ऐड हुई है। इसके बाद कहते हैं कि इंफॉर्मेंट को पढ़कर सुनाना कंपल्सरी है, कि जब कोई व्यक्ति अपराध की सूचना दे रहा है तब उस सूचना को लिखने के बाद पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि सूचना देने वाले को पहले पढ़कर सुनाएगा, उससे पूछेगा कि यही तूने इंफॉर्मेशन दी है या कुछ और चेंजेस करने हैं। अगर इंफॉर्मेंट बोलता है कि यस यही है, देन उस पे क्या किए जाएंगे, सिग्नेचर भी किए जाएंगे। और जो एफआईआर की कॉपी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है, निशुल्क देनी होती है। किसको देनी होती है, जिसने सूचना दी है, मतलब सूचना करता, सूचना देने वाले को एफआईआर की कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है। तो एफआईआर में कुछ एसेंशियल इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको ऐसे लिखनी होती है। अब एक पॉइंट आता है कि एफआईआर कौन दे सकता है, किस किस के पास ये राइट है कि वो किसी अपराध की सूचना जाके पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। तो देखो विक्टिम, जिसके साथ अपराध हुआ है वो अपराध की इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड, एक्यूज्ड भी दे सकता है, जिसने खुद ने अपराध किया है वो भी जाके पुलिस को बता सकता है कि ये अपराध हो गया है। देन आई विटनेस, जिसने अपराध होते हुए देखा है वो भी एफआईआर ले सकता है। प्लस एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है वो भी अपराध की इंफॉर्मेशन की सूचना पुलिस को दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एफआईआर कौन कौन दे सकता है, तो विक्टिम भी दे सकता है, एक्यूज्ड पर्सन भी दे सकता है, आई विटनेस भी दे सकता है, और कोई भी अदर व्यक्ति जो है इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब देखो जो एफआईआर हो गई, तो एफआईआर होने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट या मेन पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण स्टार्ट करना। क्योंकि एफआईआर इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब जैसे केस की बात करूं तो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा कि अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है तो उसमें एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। यहाँ पे पुलिस आपको मना नहीं कर सकती कि वो एफआईआर नोट नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर ये एक मैंडेटरी रूल डाल दिया कि अगर ऑफेंस की नेचर कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है, तो फिर यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नोट करनी ही करनी पड़ेगी। सेकंड केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। इसमें एफआईआर क्वेश्चन के ग्राउंड्स बताए गए थे। और टीटी एंटोनिनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है कि कहा कि सेम इंसिडेंट वाले मैटर में क्या हम 2 एफआईआर कर सकते हैं। तो इस केस में मना कर दिया कि भाई अगर एक घटना हुई है, उस घटना की अगर एक एफआईआर हो चुकी है तो दूसरी एफआईआर आप नहीं करोगे। देन इसके बाद बात करते हैं कंप्लेंट। तो इससे पहले हमने पढ़ा एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बीएनएसएस के सेक्शन 173 और सीआरपीसी के सेक्शन 154 में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्लेंट, जिसे अपनी शिकायत भी बोल सकते हैं, और लॉ के लैंग्वेज में इसे कहा जाता है परिवाद। अब इस परिवाद की डेफिनेशन बीएनएसएस में भी थी 2 के डी में, और सीआरपीसी में भी हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 के 8 क्लोज में, 8वें क्लोज में हम इसमें पढ़ते हैं परिवाद। देखो परिवाद जो होता है या शिकायत जो होती है किसको की जाती है, मैजिस्ट्रेट को की जाती है। शिकायत जो होती है मैजिस्ट्रेट को की जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, परिवाद। जैसे मैंने आपको बताया 2D और 28 कंप्लेंट की डेफिनेशन एज इट इज सेम डेफिनेशन है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है।
देखो कंप्लेंट जो होती है, मैंने आपको बताया मैजिस्ट्रेट को की जाती है। अब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके ओरली भी बता सकते हो, ओरल शिकायत बोल के भी कर सकते हो, प्लस आप रिटर्न में भी कर सकते हो, लिख कर भी कर सकते हो। ये चीजें डेफिनेशन क्लोज में लिखी हुई है। इसके बाद कहते हैं कि ये जो ओरल या रिटर्न में आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हो कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ऐसा कोई चार्ज लगाते हुए आप कंप्लेंट पेश करते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। पुलिस रिपोर्ट अलग मैटर है, कंप्लेंट अलग मैटर है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लेंट में क्लियर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। अब यहाँ पर आपको भी यही प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीज याद करनी है। अब देखो बात करते हैं कि कंप्लेंट मतलब परिवाद या शिकायत जब हम कर रहे हैं तो कौन से ऐसे मैटर होते हैं जिसमें परिवाद किया जाता है। तो दो मैटर है, एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। और नेक्स्ट सम्मन केस में भी आप कर सकते हो, वारंट केस में भी कंप्लेंट कर सकते हो। जबकि हमने एफआईआर पढ़ी ओनली कॉग्निजेबल मैटर में, जबकि जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल में भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल में भी हो सकती है, सम्मन केसेस में भी हो सकती है और वारंट केस में भी हो सकती है। अब फिर से एक क्वेश्चन कॉमन आता है कि ये जो कंप्लेंट है वो कौन दर्ज कर सकता है, कौन कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जा सकता है। तो एनी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो है कंप्लेंट लेकर मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें केवल विक्टिम को ही कंप्लेंट लेकर जाना होता है, वो अपवाद है। अब देखो बात करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट भी हम पढ़ते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाय मैजिस्ट्रेट भी हम पढ़ते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस भी हम पढ़ते हैं जिसमें सम्मन या वारंट कोर्ट जारी करता है। अब कंप्लेंट के कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे AC नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें कहा कि जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होता है वो भी कंप्लेंट दे सकता है। प्लस दूसरा केस प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा कि एप्लीकेशन या जब आप कंप्लेंट दे रहे हो तब आपको एफिडेविट देना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपके कुछ कंसेप्ट बताए एफआईआर और कंप्लेंट में। अब अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से डिफरेंस आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे एफआईआर में नेचर क्या होती है, तो एफआईआर मींस पुलिस को दी गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जबकि ये मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हो। इसमें जो ऑफेंस होता है एफआईआर में जनरली कॉग्निजेबल होता है, जबकि इसमें कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी परिवाद में हो सकता है। फिर इसमें बात करते हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन जब एफआईआर दे रहे हो तो किसको देते हो, पुलिस ऑफिसर को देते हो, और परिवाद हम किसको देते हैं, मैजिस्ट्रेट को देते हैं। फिर जब एफआईआर होती है, दर्ज हो जाती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेप इन्वेस्टिगेशन होता है। और अगर जब कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट में मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है। नेक्स्ट, पुलिस रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है एफआईआर वाले मामलों में। इसमें पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट नहीं होती। इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ओथ पर लेने जरूरी नहीं होते, जबकि इसमें ओथ पर स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं। एफआईआर में कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है सूचनाकर्ता को, जबकि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। प्लस जब एफआईआर होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, रिपोर्ट लेता है, फिर कोर्ट के पास जाता है। इसमें हम डायरेक्ट कोर्ट के पास जाते हैं और डायरेक्ट कोर्ट क्या करता है, अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। क्या हम सेम ऑफेंस में, सेम इंसिडेंट में सेकंड एफआईआर दे सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। प्लस आप केस भी मेंशन कर सकते हैं और इसमें न्यू कंप्लेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि एफआईआर और कंप्लेंट में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने का मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस ये था कि एफआईआर और कंप्लेंट का अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस का, या डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का, तो क्या क्या चीजें जो है आपको मेंशन करनी है, कौन कौन से आप केस अपनी आंसर राइटिंग में बता सकते हो। इसी के साथ देखो अपनी यूट्यूब पे 399 और 59 की एक जुडिशरी बैच चल रहे हैं, जिस इस 59 में हम सीपीसी पढ़ रहे हैं और बीएसए कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। इस 399 में हमारा बीएनएस चल रहा है, पोक्सो हम कर
चुके हैं और अब प्रेजेंट में अपना डीवी भी साथ में चल रहा है और इसी 399 में हम 20+ सब्जेक्ट आगे आने वाले डेज में करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने एमडी लॉ क्लासेस पे एक मॉर्निंग का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि किसी भी स्टेट का, जिस भी स्टेट से आप हो, यूपी, एपीओ या फिर एमपी का, बिहार, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट से हो जहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब्जेक्ट आ रहा है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस लाइव में मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है, मंडे से स्टार्ट हो रही है। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो और कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। क्लास हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इन मेंबरशिप का और बाकी एमडी लॉ क्लासेस की डिटेल्स भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।